नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बीजेपी अब पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बार फोकस पूरी तरह से आदिवासी मतदाताओं पर है। इसी कड़ी में पीएम मोदी मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र झाबुआ से ही चुनावी बिगुल फूंकने आ रहे हैं। 11 फरवरी को वह झाबुआ में सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में मंत्रियों और विधायकों को आदिवासी इलाकों में फोकस करने के लिए कहा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी, आदिवासी मतदाताओं पर फोकस। झाबुआ में पीएम का चुनावी बिगुल। 11 फरवरी को पीएम करेंगे सभा। आदिवासी वोटरों को लुभाने की कोशिश। मंत्रियों विधायकों को आदिवासियों पर फोकस करने का आदेश। सीएम मोहन यादव ने दिए आदेश। लोकसभा चुनाव को अब काफी कम वक्त रह गया है, लिहाजा बीजेपी अब जोर शोर से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बार फोकस पूरी तरह से आदिवासी मतदाताओं पर है। इसलिए बीजेपी मध्य प्रदेश से ही आदिवासियों को रिझाने की शुरुआत करने जा रही है। आपको बता दें कि राज्य की 21% आबादी आदिवासी है। यही कारण है कि पीएम मोदी आदिवासी क्षेत्र झाबुआ से ही चुनावी बिगुल फूंकने आ रहे हैं। क्या है बीजेपी का प्लान? एमपी में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 29। बीजेपी ने 2019 में जीती थी 28 लोकसभा सीटें। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है 6 सीट। सभी आदिवासी बाहुल्य सीटों को बचाने की कोशिश। बूथों को मजबूत करने में जुटी बीजेपी। बड़ी जनजातीय रैली का होगा आयोजन। पीएम मोदी करेंगे जनसभा को संबोधित। एमपी में वैसे तो 29 में से 28 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं, मगर बीजेपी कभी भी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। वहीं बात अगर लोकसभा चुनाव की हो तो फिर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि पीएम मोदी 11 को झाबुआ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे बड़े जनजातीय रैली को संबोधित करेंगे और लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे। 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी झाबुए के दौरे पर पधार रहे हैं और एक बड़ी जनजातीय रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मिलित होंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश झाबुआ से लेकर के उस क्षेत्र के हमारे सभी कार्यकर्ता व्यापक तैयारियों में जुटे हैं और मैं सबसे अपील करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जोरदार स्वागत के साथ ऐतिहासिक रैली और लोकसभा के चुनाव का आगाज माननीय प्रधानमंत्री जी झाबुआ से 11 तारीख को करेंगे। जनजातीय वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम मोदी के आगमन को लेकर काफी उत्साह जताया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश में आगमन हो रहा है और हम सबको मालूम है कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक तरह से पुण्यतिथि है। हम सब मान के चलते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री का आना शुभंकर रहेगा और जिस प्रकार का समय चल रहा है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया में आगे बढ़ रहा है, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचार दर्शन है एक तरह से हमारे सबके लिए वो पाथेय है। कितनी सीट का तोहफा देंगे सर आप? उसी भाव से हम सब कल उनका स्वागत करने के लिए रहेंगे। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरे से इस पूरी प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता इंतजार कर रही है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आज के दीवार लेखन के अवसर पर नगर जिला अध्यक्ष सुनील जी, विधायक रामेश्वर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। पीएम के आगमन पर झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि पीएम का स्वागत है, लेकिन जिस तरह आदिवासियों का शोषण हो रहा है उस पर सरकार ध्यान दे, न कि सिर्फ बातें हों। के तौर पर मैं उनका स्वागत करता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, और मैं ये चाहूंगा कि जिस तरह से आदिवासियों का जबरदस्त शोषण हो रहा है इस देश में, उस पर वो कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाएं, क्योंकि सौगातों के नाम पर सभाओं में बड़े बड़े वादे करे जाते हैं, घोषणाएं करी जाती, पर जमीन पर कुछ नहीं मिलता उनको। वैसे आदिवासी क्षेत्र पर बीजेपी की नजर है और कमजोर बूथों को मजबूत करने की कवायद भी शुरू है। वैसे विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झाबुआ से हार मिली थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले पीएम का आगमन इस क्षेत्र को कितना मजबूत करता है, देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क न्यूज। तो 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ आएंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जनजातीय रैली करेंगे। ये सारी कवायद ये क्यों किया जा रहा है कि आदिवासी वोटर्स पर नजर है। करीब झाबुआ में 21% वोट जो है वो आदिवासियों का है। अगर जो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लिया जाता है तो झाबुआ मजबूत हो जाएगी और लोकसभा चुनाव में सफलता मिल जाएगी। आज जिन्हीं गुणागणित पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं।
शिवम शुक्ला मीडिया पैनलिस्ट, मध्य प्रदेश बीजेपी, पवन पटेल महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस, डॉक्टर राहुल रंजन वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे पवन पटेल जी, महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस से। झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जनजातीय रैली करेंगे और साथ ही साथ एक सभा को संबोधित भी करेंगे। माना जा रहा है कि इससे जनजातीय जो वोटर्स हैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का एक कवायद होगा। उनके लिए जरूर कुछ न कुछ घोषित किए जाएंगे। क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री के इस रैली से झाबुआ की सीट को मजबूती मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झाबुआ में आ रही नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यक्रम में जाती है, मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो यहाँ के जैसे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कहा जाता था, उन दोनों में कंपटीशन हुआ करता था कि कौन कितनी झूठ बोलता है, कौन कितनी सारी घोषणाएं करता है। तो कंपटीशन के तहत इस प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में आते हैं तो बड़ी बड़ी लुभावनी, बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े सपने इस प्रदेश की जनता को दिखा करके चले जाते हैं। लेकिन ये फिर कोई नहीं देखता कि उन चीजों को जो सपने दिखाए ग्राउंड लेवल में कितनी उसको इम्प्लीमेंट किया गया, ग्राउंड धरातल पर वो कितनी घोषणाएं उतरी हैं, इन सब पे बाद में ध्यान नहीं दिया जाता। इनका लक्ष्य केवल और केवल निर्धारित रहता है कि चुनावी में इनको फायदा माइलेज लेने के लिए इस तरह का काम करते हैं। और जहां भी होता है इवेंट बनाने का काम करते हैं, बहुत बड़ी भीड़ हो जाएगी, मोदी जी आ जाएंगे, सब कोई हाथ उठा करके उनका समर्थन कर देंगे, फलाना फलाना, एकदम आप पूरा न्यूज चैनल उन्हीं में दिखेगा उस समय। तो ये सब चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी की जो कचारा चलने वाली नहीं। मुझे लगता है कि देश और प्रदेश की जनता, चाहे आदिवासी वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अन्य समाज वर्ग हो, युवा हो, किसान हो, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के बतौलेबाजी को अच्छी तरह समझ चुका है। और कांग्रेस के जो काम है उसको जनता ने अच्छी तरह से देखा है। बीच में कुछ समय के लिए भले कोई बरगला जाता है, भले किसी बहकावे में आ जाता है, भले किसी प्रलोभन में आ जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब सर से ऊपर पानी निकल चुका और हर व्यक्ति अब महसूस कर चुका है कि झूठ और फरेब की राजनीति अब खत्म होनी चाहिए। हर व्यक्ति को लगने लगा है कि जितना झूठ, जितना फरेब, जितने बड़े बड़े लुभावने नारे दे सकते थे, उन नारों में झांसे में सब कोई आ गए। लेकिन आज तक अगर उन नारों को हकीकत में परिणित होती तो आजकल बदल गया होता। आजकल अगर मोदी जी सच बोल रहे होते तो आज महंगाई कम हो गई होती। मोदी जी ने अगर सच बोला होता, मोदी ने सचमुच की गारंटी दी होती तो आज बेरोजगारी कम हो गई होती। मोदी जी की गारंटी में अगर कोई दावा होता, कोई ताकत होती तो आज किसानों की दुगनी हो गई होती, 100 दिन में काला धन आ गया होता। तो अनेक ऐसी चीजें जो मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनावी सभा में बोलते, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होता। सही मायने में देखा जाए तो आदिवासियों के लिए जितना कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसलिए आदिवासी वर्ग हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जब देश आजाद होने से पहले से जिस तरह उनकी लड़ाई, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है, वो आज अपने आप में मील का पत्थर साबित होता है। जिस तरह की नीतियां बनाई, उनको जमीन का अधिकार दिया, वन भूमि का अधिकार दिया, ये लोग हमेशा संशोधन करके उसमें 2/3 जो पहाड़ों में आदिवासियों का हक हुआ करता था उसको 1/3 कर दिया। आपने वहां देखा छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार जब थी, इन्होंने पूरा एक जो सामूहिक आदिवासियों की जमीन थी उसमें संशोधन करके उद्योगपतियों को दे दिया। हमेशा उद्योगपतियों की सरकार उनके फायदे के लिए काम करती है और वही कर रही। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मोदी जी आके फिर से बहुत सारी नई घोषणाएं कर देंगे, पेपर की हेडलाइन आ जाएगी, कुछ लोग उसमें वर्गलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है इस प्रदेश और देश की जनता जाग चुकी है, अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। जी, पानी सर से ऊपर निकल चुका है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो जो कंपटीशन की बात आप कर रहे थे, झूठ बोलने आ रहे हैं, शिवम शुक्ला जी क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के मेरे साथियों को प्रधानमंत्री जी के बारे में इस प्रकार की बयानबाजी, इस प्रकार की भाषा शैली और इस प्रकार के शब्दों को कहने से पहले इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी देश के करोड़ों लोगों के लिए एक गौरव, जो भारत चेतना और पुनर्जागरण के एक अपने आप में प्रतिबिंब है, उनके बारे में इस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग करना न सिर्फ जनादेश का अपमान है, बल्कि जन भावना से जो एक दूरी बन रही है उसको भी परिलक्षित करने वाला एक पूरा स्टैंड है। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आज है, प्रधानमंत्री जी जब मध्य प्रदेश में आ रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर जब भी प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में आए हैं तो उन्होंने यहाँ के जनमानस को अनेकों ऐसी सौगातें दी हैं जो सीधे तौर पर कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए सहायक सिद्ध हुए हैं और जिन्होंने पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में विकास की नई इबारत को लिखने का काम किया है। आदिवासी अंचलों में पेशा कानून देने की बात हो, उनके जो राष्ट्रीय गौरव से जुड़े हुए स्मारक थे, चाहे वह रानी कमलापति हो, बिरसा मुंडा हो, टांटिया मामा हो या फिर रघुनाथ शाह और शंकर शाह जैसे हमारे अमरवीर बलिदानी हो, उनको सम्मान देने की बात हो, यह तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सरोकार हो पाई हैं।
और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, कल भी प्रधानमंत्री जी 7300 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का सौगात या उसको राष्ट्र के नाम समर्पित यहाँ झाबुआ आकर के कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? अगर कोई प्रधानमंत्री जनता के बीच में रह करके जन भावना को समझते हुए योजनाएं बनाता है, नीतियां बनाता है, तरह तरह के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता है और उसको उद्घाटन करने, उसको जनता को समर्पित करने के लिए जनता के बीच में आता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, पीएम स्वामित्व योजना के तहत लगभग 2 लाख लोगों को अधिकार अभिलेख वितरित प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा कल किए जाने हैं। इसके साथ ही साथ 550 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत धनराशि का वो किया जाना है। रतलाम और मेघनगर के रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार होगा और यह तमाम चीजें, सड़क, रेल, बिजली, पानी, हर क्षेत्र की परियोजनाएं उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के द्वारा अर्पित की जाएंगी। और इसके साथ ही साथ एक जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण आदिवासी वर्ग में हो रहा है, जो एक चेतना का विकास जो आदिवासी वर्ग को कहीं न कहीं यह दिखाया गया कि आप वह जो बर्बर शासक, मुगल आक्रांता, कई सारे जो इस्लामिक रूलर थे, उनके द्वारा पीड़ित एक पूरी प्रजाति थी, उससे बाहर निकल करके हमारे आदिवासियों के संघर्ष को सही स्थान पर, सही जगह पर स्थान देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और आज आदिवासी वर्ग ने अपना उसका मत किशोर है, वह तो चुनाव के नतीजों के माध्यम से स्पष्ट ही कर दिया है। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि आज आदिवासी वर्ग किस सोच के तहत आगे बढ़ रहा है। आदिवासी वर्ग की ऐसी कौन सी प्राथमिकताएं हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण कर रही है। कांग्रेस को अपना आदिवासी विरोधी चरित्र आज निकाल करके बाहर रख देना चाहिए। रानी कमलापति का विरोध करते हैं, बिरसा मुंडा का विरोध करते हैं, जनजाति प्रतीक चिन्हों का अपमान करते हैं। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार रहती है, एक अल्पसंख्यक पूरी मॉब के द्वारा जब एक आदिवासी भाई पर हमारे कहीं न कहीं उसको प्रताड़ित किया जाता है, उस परिवार के साथ अन्याय किया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी की वहां पर जू नहीं रहती कान में, क्योंकि वोट बैंक छिटकने का डर है। यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बंधु जो अपने अधिकारों को लेकर के सजग हैं, जो अपनी विरासत पर सम्मान करते हैं, जो अपनी विरासत को समझते हैं कि वह अपने आप में गौरवशाली और वैभवशाली है, वह लोग किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी के साथ एक अपनी सहभागिता और संलग्नता को नहीं देखते हैं। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जो प्रत्येक सामाजिक वर्ग के लिए निर्णय ले रहे हैं और उसमें भी आदिवासी वर्ग जो कहीं न कहीं विकास की गति से कांग्रेस शासनकाल में पीछे था, वह एक प्रायोरिटी पर है। उसको प्राथमिकता के आधार पर उसकी समस्याओं का जो बेसिक सी नीड है, जल जंगल जमीन का अधिकार पेशा कानून देता है, नल जल योजना उनको पानी का अधिकार देती है, प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए मकान की व्यवस्था करती है, शौचालय वाली हमारी योजना उनके घरों में शौचालय बनाती है। योजनाएं हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर राहुल रंजन हम आपके पास आएंगे। बस ये एक सवाल और ले लें हम, पवन पटेल जी से कुछ कहना चाह रहे हैं, ये अपनी बात कह लें उसके बाद आ रहे हैं जल्दी। नहीं, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि मैंने कोई प्रधानमंत्री जी का विरोध नहीं किया। ये बोलते कि इनके प्रधानमंत्री भारत की गलत प्रचारित करते, ये सोचते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। हमारा नेता विधायक जो है विक्रांत भूरिया ने उनका स्वागत किया, लेकिन हम विपक्ष में खड़े हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम साथ दिलाएं। हमने कोई ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया। हम अगर विपक्ष में एक आम आदमी की हैसियत से हमारा फर्ज बनता है कि अगर मोदी जी ने बोला था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे तो नहीं दिया उन्होंने। हमारा फर्ज बनता है कि 100 दिन में काला धन आने के लिए बोला तो झूठ बोला उन्होंने कि नहीं दिया। ये कोई मैंने गलत भाषा का मर्यादा का, ये इनके सबूके हैं। ये जबरदस्ती को किसी चीज को जबरदस्ती किसी और मोड़ने का प्रयास करते हैं। अब इनकी बात से तो लग रहा है मुझे कि मोदी जी के दौरे के बाद झाबुआ और आसपास के जिले की सारी समस्याएं खत्म। मोदी जी का पहला और आखिरी दौरा, उसके बाद एकदम राम राज्य की स्थापना वहां पे हो जाएगी। अरे ऐसी बतौलेबाजी बस करो यार, कितना झोंकोगे, हद होती किसी चीज की। अरे सौगात देने आए हैं, मुंह भाषण से सौगात देने में हो जाता है कि ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो रही। कितनी महंगाई कम कर दिया मोदी जी ने, बोला था कि महंगाई कम करने के लिए, आज तक महंगाई कम हुई क्या? आप कांग्रेस के समय और अभी का तुलना कर लीजिए, सिलेंडर का रेट क्या था, खाने का तेल क्या था, धनाधन बतौलेबाजी। अब हम सिंपल सी बात करें तो हम तो पूरा दोषारोपण दे रहे हैं कि हम बड़ा विरोध कर रहे हैं ऐसी बात। अरे हमने क्या अभद्र भाषा का उपयोग कर दिया भाई? अगर हमने पूछ लिया कि मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला तो अभद्र भाषा हो गई। मतलब हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेंगे तो बोल दोगे देशद्रोही, हम बोल दोगे तो धर्म विरोधी। क्या तमाशा मचा है इस दुनिया में। चलिए ठीक है, डॉक्टर राहुल रंजन, शिवम शुक्ला जी हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर राहुल रंजन, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, जनजातीय रैली भी करेंगे, झाबुआ आने के राजनीतिक निहितार्थ लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में क्या समझ में आता है आपको? देखिए देवेंद्र जी, क्या है कि 2 महीने बचे हुए हैं लोकसभा चुनाव के लिए, और हिंदी पट्टी के जो लेख हैं वहाँ ही फोकस करना है भारतीय जनता पार्टी को।
क्योंकि यहीं से उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। जो मध्य प्रदेश का टारगेट इस बार लेकर के जो चले हुए हैं कि इस बार हम 29 सीटें ले देंगे, तो उसी टारगेट अपने दौरे को सक्रिय रूप से यहाँ समय पूरा भी देंगे मध्य प्रदेश में और सक्रिय भी रहेंगे। तो टारगेट क्या है? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, टारगेट पे हैं और इसके अलावा और कहीं उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है या मध्य प्रदेश में जो रहने वाले लोग हैं विभिन्न जिलों में और अंचलों में, उनको अभी तक समझ ही नहीं पाया है कि आखिरकार उनका भविष्य क्या है। तो और दूसरी चीज ये हो रही है कि जो आदिवासियों को जो फोकस किया जा रहा है वो आदिवासियों को भी समझ में धीरे धीरे आने लगा है कि नाम को लेकर के हमको कहा जाता है कि साहब हमने राष्ट्रपति बना दिया, स्टेशन का नाम रख दिया, ये परिवर्तन वो परिवर्तन, आदिवासियों के नाम पर ढेर सारी योजना है। देखिए मूलता से आप एक्चुअली देखो आप, और तो आदिवासियों का उतना विकास नहीं हो पाया है जितने विकास की बात या जितने विकास के ढिढोरे पीटे जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी पीट रही है। भारतीय जनता पार्टी को यदि आप देखिए तो वही 16-17 साल करीबन मध्य प्रदेश में सरकार चलाते हो गया, तो आदिवासी क्षेत्र तो अब तक लहला जाना चाहिए थे भाई। फिर प्रधानमंत्री जी को आदिवासी क्षेत्रों पर आदिवासी वोट को ऊपर फोकस करने की क्या आवश्यकता पड़ गई है? तो ये चीजें ये हैं। और दूसरी चीज आप देखो देवेंद्र जी, एक और रणनीति जो खुलासा करूँ जिस बीच का कि मुझे भी इस बात को लेकर के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा हंगामा मचा था कि बड़े बड़े लीडरों को उतारा जा रहा है और सांसदों को उतारा जा रहा है। ये बहुत अच्छा मतलब आप ये कहें कि प्रयोग था कि सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा मध्य प्रदेश में और एक छोड़ करके बाकी सारे सांसद जीत गए। अब आप देखिए कि नई गोटी क्या फिट की जा रही है। अब फिट ये हो रहा है कि जितने सांसद जीत करके अभी मंत्री हो गए और विधायक हैं मान्यवर, अब लगभग उनमें से एक दो को छोड़ दीजिए आप, बाकी सारे लोग विधायकी छोड़ करके सांसद का चुनाव लड़ेंगे। तय हो चुका है, अंदर के खाने में चल रहा है। कि मतलब आप ये सोचिए कि अब आपकी सरकार बन गई है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में आप लगभग 1 दर्जन सीटें नहीं होगा, उससे थोड़ी 2-4-8 कम हो सकती है, 2-4 कम हो सकती है सीटें। इतने विधायक की चुनाव की नौबत आने वाली है। तो मतलब ये हुआ कि जो जीती जिताई सांसदों की जो विधायक बन गए उनको जिताने की चेष्टा हो रही है, आदिवासियों पे फोकस करने की चेष्टा हो रही है। तो आप ये देखिए कि पूरा हिंदी पट्टी में और मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी निगाह लगा के भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है कि कैसे भी हो सके यहाँ की 29 सीटें ले ली जाए। अभी आप देखिए शिवराज सिंह चौहान जी बड़े दिनों से लापता दिखाई दे रहे थे, आपको कहीं पिक्चर में नहीं दिखाई दे रहे थे। अब शिवराज सिंह चौहान का भी हो चुका है कि मुझे जहां तक जानकारी आई कि उनके नाम की भी पर्ची निकल गई है कि वो छिंदवाड़ा से नकुल नाथ के एंटी लड़ेंगे, अब आमने सामने होंगे। तो आप ये सोचिए कि बड़े बड़े चेहरे जिनको आपने विधायक बनाया उन्हीं चेहरों को आप उठा करके अब फिर से आप सांसद का चुनाव लड़ा जाए, तो कैसा प्रयोग है भाई? क्या है मतलब? इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी मूलतः से सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने की कवायद में लगी हुई है और ये आदिवासी और बाकी चीजें समस्याओं को लेकर के पूरा उन्होंने क्लियर कर दिया है कि न महंगाई को लेकर के चिंता हो रही है, न बेरोजगारी को चिंता हो रही है, न युवाओं की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है। सिर्फ एक चिंता हो रही है कि साहब हमने गल्ला बांट दिया है, इतने लोगों को, इतने करोड़ लोगों को गल्ला मिल रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश के हालात देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश में क्या मिला आपको? मध्य प्रदेश में कितने बेरोजगारों की इतनी संख्या हो गई है कि मैं समझता हूँ कि पिछले 10-20 वर्ष भी लग जाएंगे भर्ती करने में तो नहीं हो पाएंगे। और आपने क्या भर दिया सब जगह, तो धीरे करके आपने ऐसी चीजें पैदा कर दी है कि सब वहाँ अतिथि विद्वान हो गए, शिक्षक हो गए, मेडिकल में भी आपने चिकित्सा कर्मी भर्ती कर दिए। तो तमाम ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं और ठेकेदारी प्रथा मध्य प्रदेश में इतनी गजब की चल रही है कि हर विभाग मतलब मध्य प्रदेश की प्रजा का खिलाफ अच्छी तरह ठेके पे चल रहा है भाई। आज की तारीख में इनके पास कर्मचारी नहीं है, सारे ठेके पे काम चला रहा है। टाइपिस्ट आपके पास पूरा चतुर्थ श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पूरा ठेके पे चल रहा है। ये कौन सी परंपरा है? ये कौन सी विकास की बात हो रही है? ये विकास हो गया क्या? आपने ठेके पे लगा दिया युवाओं को, खासी पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो
बिल्कुल बिल्कुल। 10,000 12,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, ये विकास होता है, इसको विकास कहते हैं आप। हाँ, दूसरी चीज मैं आपसे कहूंगा देवेंद्र जी कि कांग्रेस इस मामले में बहुत कमजोर है। कांग्रेस में अभी भी बंदी है, कांग्रेस के नेताओं में आपस में जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, वो बिल्कुल इसी वजह से कांग्रेस पिछड़ती है। कांग्रेस के लोग बात करते हैं कि साहब ऐसा हो गया, ये हो गया, यहाँ विरोध है, हम विपक्ष में खड़े, लेकिन आपको कभी दिखाई देता है कि सड़क पर कभी दिखाई देते हैं कांग्रेस के लोग? कांग्रेस कहीं सड़क पर दिखाई नहीं दे रही। फिर कैसे सपने देखते हैं कि हम सरकार बना लेंगे और सरकार में हम फाइट कर देंगे? जब आप सड़क पर दिखाई ही नहीं दोगे तो कहाँ से हो पाएगा? कांग्रेस के जो तेवर थे वो नेताओं के साथ में धीरे धीरे कमजोर पड़ गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। शिवम शुक्ला जी, शिवम शुक्ला जी, जैसा कि अभी डॉक्टर राहुल रंजन कह रहे हैं कि वास्तव में अगर जो आदिवासियों के लिए काम किया गया होता बीजेपी के द्वारा, तो आज इसकी कवायद करने की ज़रूरत नहीं होती, बूथ मजबूत करने की ज़रूरत नहीं होती, और इस तरह की रैली और करने की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या देखिए, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री जी से लेकर के बूथ तक के हमारे नेता लगातार जनता के बीच में रह करके ही राजनीति करते हैं। यह कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से चुनावी फायदे के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे हैं। जनता के बीच में सक्रियता के साथ रहना, जनभावना को समझना, यह तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। और बाकी लोकसभा के चुनाव से पूर्व इसी प्रकार की बातें कही जा रही थी कि ऐसे वोटों को रिझाने की कवायद है, ये है, वो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये गतिविधियां पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। हमने कभी वर्गों को टारगेट वोट बैंक के पॉकेट के रूप में नहीं किया। हाँ, प्रत्येक सामाजिक वर्ग का कल्याण कैसे किया जाए, उनको कैसे बेहतर तरीके से सुविधाएं प्रदान की जाए, उनका अपलिफ्टमेंट कैसे हो सकता है, ये तमाम चीजें तो हम देखते ही हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी को चिंता करनी चाहिए। विपक्ष में रहने के बावजूद भी आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता आज आदिवासियों के बीच में नहीं जा रहे हैं, उनके साथ संवाद नहीं स्थापित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो यह चीज लगातार सतत तरीके से संपर्क चलता रहता है, संवाद चलता रहता है। यह तो हमारे संगठन के मूल मंत्र हैं और उसको हम स्थापित कर रहे हैं। और आदिवासी वर्ग के कल्याण की जो हकीकत है वह पूरी रिपोर्ट बता रही है, नीति आयोग के तमाम डाटा है और तमाम तरीके के संस्थानों ने इस बात को सिद्ध किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासी कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं और वो है प्रतिमानों के माध्यम से ही आज आदिवासी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त किसी अन्य राजनीतिक संगठन के ऊपर किसी भी कीमत पर विश्वास नहीं कर पा रहे। विधानसभा चुनाव में झाबुआ में शिकस्त कैसे मिल गई? देखिए, कुछ सीटों पर कई बार स्थानीय समीकरण होते हैं, कई बार प्रत्याशियों की नाकामी होती है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कि हमारे संगठन का वहां विस्तार नहीं है, हमारी सरकार की विकास की योजना वहां तक नहीं पहुंची है। पूरे प्रदेश में इस प्रकार का भूतपूर्व हम जनादेश लेकर के आए। कई सीटों पर हो सकता है कि हम जनता को प्रभावित नहीं कर पाए, या स्थानीय जो विपक्षी पार्टी का प्रत्याशी था उससे जनता ज्यादा आकर्षित थी, तो कई जगह पर स्थानीय समीकरणों का भी बोलबाला होता है। लेकिन बृहत्तर स्तर पर आदिवासी झाबुआ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो देखिए, झाबुआ, देखिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए तो वहाँ बीजेपी का कुछ वोट बैंक कम है, इसे अगर देखिए अब इसको अपने देखने के तरीके हैं, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, यह अपने देखने के चश्मे हैं। ऑल आर दी लेंसेज थ्रू विच वी वांट टू सी दिस थिंग। प्रधानमंत्री जी कभी भी अपना कोई कार्यक्रम इस दृष्टिकोण से नहीं बनाते हैं। लगातार पूरे प्रदेश भर में प्रधानमंत्री जी आएंगे, चुनाव होंगे तो कोई ऐसा अंचल नहीं बचेगा जहां प्रधानमंत्री जी की रैली, सभा या फिर प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति न हो। प्रधानमंत्री जी तो चाहते ही हैं कि सरकार तक जनता को लाना पड़े, सरकार स्वयं जनता के बीच पहुंचे। प्रधानमंत्री जी भी लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे, उनको आ रही कठिनाइयों को समझेंगे और फिर उसके बाद तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है तो और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। यह तमाम चीजें किसी भी प्रकार के राजनीतिक स्टंट का विषय नहीं है। यह पूरी तरीके से जनता के कल्याण वाली सरकार है, जन कल्याण की भावना के साथ कार्य करने वाली सरकार है और उसी दिशा में हम निरंतरता के साथ पूरे समर्पण के भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पवन पटेल जी, जल्दी से, समय बहुत कम है। देखिए, इनके बोलने से ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का पहला दौरा नहीं है, पहले भी तो कई बार आ चुके होंगे। तब राम राज्य की परिकल्पना को साकार नहीं किया, तब उनको नहीं लग रहा था कि हम घोषणाएं कर दें, तब उनको नहीं लग रहा कि हम कर दें। ये तो इनके बोलने वाले हैं। ये भी बिरसा मुंडा की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले बिरसा मुंडा की जयंती नहीं मनाते थे, अब ये चुनावी के कारण बिरसा मुंडा की जयंती में कांग्रेस ने हमेशा इस मैं दावे के साथ बोलता हूँ, 70 साल तक आपकी सरकार थी, बिरसा मुंडा को कोई जानता नहीं था। उनको पुनर्स्थापित करने का काम हमारी सरकार ने किया। हम तो हमेशा जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय स्तर के जो महापुरुष है, उनको सम्मान करते हैं, उनको उनकी जयंती, उनका जो भी स्मारक है उस पर श्रद्धा भाव के साथ जाते हैं। जवाब तो आपको देना चाहिए कि पूरे देश में एक रेलवे स्टेशन है बिरसा मुंडा के नाम पर, पूरे देश में एक अस्पताल का नाम
नाम रानी कमलापति के नाम पर आपके शासनकाल में था। यह तमाम चीजें आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में संकल्पित हो रही है और आप इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करने के अधिकारी हैं। इनकी ये स्ट्रेटेजी नंबर 2 है कि जब कुछ जवाब न दे पाओ तो बोलने लगो। हॉस्पिटल का नाम रखवा दो उनके नाम पे, फिर इतना महंगा कर दो कि पूछने को नहीं। सभी ट्रेनों को कन्वर्ट कर दो बुलेट ट्रेन में, अब उसमें चढ़ ही ना पाए कोई। क्या तमाशा मचा हुआ यार, हद हो गई। मैं बोले क्या कोई आपके जमाने में जो रेलवे घाटे में थी, जो सरकारी कंपनियां घाटे में थी, उनका किराया प्रत्यक्ष से ज्यादा आज रेवेन्यू आ रहा है। सरकारी कंपनियों की संख्या जो आपके शासनकाल में 154 थी, आज 157 पहुंच चुकी है। तो हमारी सरकार तो विकास को धरातल पर उतारने का काम करती है। आपकी कांग्रेसी मानसिकता और वो जो भ्रष्ट बुद्धि जो आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को एक पूरा टॉनिक पिलाते हैं, उसके कारण शायद आप लोगों को यह तमाम चीजें समझ में नहीं आ रही है। जनता की भावना, जन सरोकार से आप चलिए पवन पटेल जी, ठीक है ठीक है, इसमें पवन पटेल को सुन लीजिए। पवन पटेल जी भी हैं हमारे साथ। पवन पटेल जी, भाजपा का टॉनिक का असर दिख रहा है आप में। भाजपा का जो टॉनिक आपने पिया है ना, उसका असर आप में दिख रहा है, बड़ी अच्छी तरह से दिख रहा है। ये ऐसी नीतियां बनाते कि आदिवासियों को भूमि को हड़प करके कारपोरेट जगत को दे दे। अगर कांग्रेस पार्टी ने इस बल का नहीं किया होता तो 1987 में आदिवासी सहकारी विपणन संघ का निर्माण किया था। हमेशा आदिवासियों के हक अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है और आगे भी कांग्रेस पार्टी संविधान के दायरे में रहकर इस वर्ग के लिए काम करती रहेगी। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मुझे पता है कि कुछ दिन लोग बरगला गए होंगे, कुछ दिन इनके बहकावे में आ गए होंगे, लेकिन अब इस वक्त टोटली बुरी तरह से आम जनता इनके बतौलेबाजी को समझ चुकी है। एक भी कारण होता कि मोदी जी ने जो बोला था उसको सच कहा होता तो अलग बात थी, चूंकि सच किया नहीं, इसलिए इनको इस तरह के इवेंट और बड़े बड़े पेपरों में विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। अगर किसी वर्ग के लिए इन्होंने काम किया होता, उस वर्ग उस काम को महसूस कर रहा होता। बार बार इनको बताना नहीं, आए दिन जन सरकार की जो नीतियों को लेके कोई जा रहा, कोई फलाना यात्रा निकल रही, अरे क्यों भैया, वो वर्ग महसूस करता। महंगाई से रिलायंस देते, जो सुबह आके जाके पेट्रोल डलाता उसको महसूस होता कि शिवराज सिंह चौहान जी साइकिल चलाते तब पेट्रोल का रेट कम हो गया है। जब खाने का तेल लेता खरीदने जाता उसको रेट कम देता तो अपने आप महसूस होता। उसको बताने की जरूरत नहीं होती, मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगा के उसको बताना नहीं पड़ता कि हमने महंगाई कम कर दिया। एक रत्ती इनके घोषणा पर 2014 में जो जितनी इंपॉर्टेंट चीज शुरू से 1 से लेकर 10 तक हुई हो, जिसका सबसे ज्यादा बखान इन्होंने किया, उन बखान में कम किया हो तो बता दीजिए। 100 दिन में काला धन लाने के एकदम पूरा डबरू बढ़ाते थे, 202 करोड़ रोजगार देने का डबरू बजाते थे, किसानों के दुगनी करने का। हम कहते हैं शुरू के 10 मुद्दे ले लीजिए, जिनमें सबसे ज्यादा इन्होंने सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा इन्होंने रैलियों में बात की थी, उनको पूरा किया हो तो बता दीजिए। करना धरना कुछ नहीं, बतौलेबाजी करते रहो बस। चलिए अब हमारे पास समय बिल्कुल भी कम है। डॉक्टर राहुल रंजन, एक सवाल आपसे लेंगे, जल्दी से उसका जवाब दीजिएगा कि जो भी बीजेपी इस समय जनजातियों के लिए हितैषी का काम कर रही है कि हम हितैषी हैं और आपके लिए ये काम कर रहे हैं, क्या वास्तव में इससे राजनीति से कोई संबंध नहीं है? क्या वास्तव में जैसा शिवम शुक्ला कह रहे हैं कि हाँ वो आ रहे हैं, सरकार द्वार पे लेके आ रहे हैं? जी जल्दी से डॉक्टर राहुल रंजन। देवेंद्र जी, ये सीधी राजनीति है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। फिर वोट मांगने की राजनीति है, वोट मांगे जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप ये कहते हैं कि लाखों करोड़ों की योजनाओं की घोषणा हो जाएगी, तो भागो ही न अकेले क्यों हो जाएगी? आदिवासियों के बीच में ही क्यों हो जाएगी? आपने आदिवासियों को क्यों टारगेट किया? बाकी लोग नहीं है क्या मध्य प्रदेश के अंदर? बाकी जाति और बाकी वर्ग के लोग, समुदाय के लोग पीड़ित नहीं है, उनको कुछ नहीं चाहिए क्या? झाबुआ तो क्या आप स्विट्जरलैंड बनाने के चले हुए हो, या झाबुआ के लोगों को अंग्रेज बनाने के चले हुए? तो चाहते क्या हो भाई? क्या आदिवासी आपके लिए चलते? बाकी वर्ग के लोग फोकस नहीं, बाकी चीजें भी तो है, बाकी यूथ भी तो है, बाकी महिलाएं भी तो है, बाकी वर्गों के लोग भी तो है। आप इनकी चिंता क्यों नहीं कर रहे? आदिवासियों की चिंता ही क्यों? बिल्कुल कुल मिलाकर के राजनीति होती है, उसमें किसी वर्ग विशेष को विशेष ध्यान दिया जाए, उनको आगे बढ़ाने का काम हो। राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती ही हैं, वोट उन्हें चाहिए जनता का, इसलिए लोगों के कल्याण की बात करती हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि किनकी राजनीति चल पाती है। आज बीजेपी की राजनीति चल रही है, कांग्रेस थोड़ी पीछे है, लेकिन कभी कांग्रेस आगे आएगी, कभी बीजेपी। लेकिन दोनों में बात ये होनी चाहिए कि कम से कम जो पिछड़ा वर्ग है, जो दबा कुचला वर्ग है, उनको आगे बढ़ाने की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है
कि चुनावी शंखनाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ आ रहे हैं। जनजातीय रैली निकाली जाएगी और एक सभा को संबोधित किया जाएगा। 72,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। कुल मिलाकर के जनजातीय विकास की बात होगी, जनजातियों को अपने पक्ष में करने की बात होगी। बुरी बात नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टी हैं आप तो सत्ता में बने रहने के लिए यह सब करना पड़ता है, और वास्तव में अगर ये सब करने से धरातल पर विकास होता है तो बिल्कुल भी करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। इसके पक्ष में हम भी हैं और आप भी होंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।